हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारथी क्लासेस बाय पायल आहूजा। आज हम सोर्सेज एंड शेड्यूल्स के एमसीक्यूज करेंगे। ये पूरा लेक्चर मैंने कवर कर रखा है अपने फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फीचर्स, सेलिएंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के, सोर्सेज, शेड्यूल्स, ये सब कवर कर रखे हैं। शेड्यूल्स की मैंने ट्रिक भी डिस्कस की हुई है, तो उस लेक्चर को प्लीज़ जाके देखिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन फर्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम? ए मेजॉरिटी पार्टी पावर, बी प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, सी अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, डी ऑल ऑफ द अबव। देखो इस क्वेश्चन में नॉट है, नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। कौन सा ऐसा फीचर नहीं है इन चारों में से? मेजॉरिटी पार्टी पावर, प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, या डी ऑल ऑफ द अबव। चारों ही नहीं है, सोचो बताओ। आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ही फीचर्स नहीं है। ओके, क्वेश्चन सेकंड, which one of the following statement is not correct? A, union territories are not states. B, central government has the special powers over the union territories for their administration. C, there are 7 union territories in India. D, Delhi has given status of states by constitutional amendment. क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा नहीं है करेक्ट? यूनियन टेरिटरीज आर नॉट स्टेट, करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द स्पेशल पावर ओवर द यूनियन टेरिटरीज फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट। सी, देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। अब चेंज हो गई हैं, कितनी हो गई हैं यूनियन टेरिटरीज? कमेंट करना। डी, दिल्ली हैज़ बीन गिवन स्टेटस ऑफ स्टेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, दिल्ली हैज़ बीन गिवन। मिला है दिल्ली को स्टेट का स्टेटस? नहीं ना, दिल्ली हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ओके, क्वेश्चन थर्ड, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? कौन सी कंट्री से हमने ये वाला बोरो किया है सिंगल सिटीजनशिप? ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी बोथ 1 एंड 2, या डी यूएसए। देखो यूएसए तो हमें पता है, इसमें सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, डबल डबल है। ब्रिटेन और कनाडा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 एंड 2। The Constitution of India has established a single and uniform citizenship for the whole of the country. This features appears to have been borrowed from UK, but today UK itself has dual citizenship. Okay. Question 4th. What is the number of items in 12th schedule added by 74th amendment of the constitution? देखो इससे दो आपके क्वेश्चंस बन गए हैं। 12th शेड्यूल कौन सा है बताओ? म्यूनिसिपैलिटी वाला, ठीक है। और अमेंडमेंट कौन सी हुई थी इसे ऐड करने की? 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कितने सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं? नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? आंसर A 11, B 16, C 18, D 20. Answer is C 18. Okay. Question 5th is, the provision for establishment of Supreme Court of Calcutta was made in which act? किस एक्ट से ये इस्टेब्लिश हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता? ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो कौन सा एक्ट था? आंसर ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 provided for the establishment of Supreme Court at Fort William, Calcutta. It comprised of 1 Chief Justice and 3 other judges. Sir L.J. Impey was the first
चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट. Question 6 is, which schedule of Indian Constitution mention about the division of power between the union and the state? हमने सारे schedules पढ़े थे, तो उसमें से बताओ कि division of power किसमें था, यूनियन और स्टेट का. तीन तरह की डिवीजन थी ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. कौन से शेड्यूल में है ये? ए 6 शेड्यूल, बी 7 शेड्यूल, सी 8 शेड्यूल, डी 9 शेड्यूल. आंसर इज बी 7 शेड्यूल. 3 लिस्ट हैं इसमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100 सब्जेक्ट्स हैं. स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स. यूनियन लिस्ट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे लॉ बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. स्टेट लिस्ट ओनली स्टेट अपने लॉज बना सकती है, ठीक है. और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से होते हैं सब्जेक्ट? जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों अपने अपने मतलब लॉज बना सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन 7, हु सेड दैट इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स? किसने बोला था कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. किसने बोला था बताओ? आंसर इज बी बी आर अम्बेडकर. आर्टिकल 1 में हमारा लिखा हुआ है कि इंडिया क्या है? भारत कैसे बना? यूनियन ऑफ स्टेट्स. The word union was deliberately chosen in place of federation to indicate that Indian Union is not the result of an agreement between state and its component state have no freedom to secede from it. Thus, while state can be broken, reorganized by alteration of boundaries, the country is a union which cannot be broken. Okay. Central government can change the name, boundaries of the state without their permission also. That is why Dr. B.R. Ambedkar called India as an indestructible union of destructible states. ठीक है. Question 8. Which of the following statement is false? Most of the structure of the Indian Constitution has been taken from Government of India Act 1935. फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है. बी द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 10 शेड्यूल्स. द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. डी आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. देखो ये आर्टिकल 368 मैंने आपको पढ़ाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए यूज होता है, करेक्ट है. पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट. Most of the structure of the Indian Constitution has been taken from the Government of India Act 1935. ये भी करेक्ट है. बचा क्या? The original Constitution had 10 शेड्यूल. नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 8 शेड्यूल्स थे. ओके, तो आंसर इज बी. क्वेश्चन 9. The idea of concurrent list in the Indian Constitution is taken from the Constitution of concurrent list. का आइडिया हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान. आंसर इज सी ऑस्ट्रेलिया से. क्वेश्चन 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नॉट रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए आर्टिकल 13, बी आर्टिकल 14, सी आर्टिकल 15, डी आर्टिकल 16. राइट टू इक्वालिटी, देखो इसमें मैंने अब आर्टिकल्स डाल दिए हैं. आगे हमारा लेक्चर होगा आर्टिकल्स पे, ठीक है. हमारे फीचर्स हो गए, सोर्सेज हो गए, शेड्यूल्स हो गए. अब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे, ठीक है. फिर डीपीएसपीज करेंगे, फिर बाद में सिटीजनशिप को उठाएंगे, ठीक है. पहले हम ये मोटे मोटे टॉपिक्स उठा लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी. आगे मेरा लेक्चर वही होगा, ठीक है. इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर ए आर्टिकल 13.
ये बोल रहे हैं कि नॉट रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी। हमें क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी, हमें नॉट पे अंडरलाइन कर लेनी है। जब भी हमें ध्यान रहेगा कि नॉट वाला बताना है, सही वाला नहीं बताना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आर्टिकल 13। ओके, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक तो राइट टू इक्वालिटी वाले आते हैं ना, ठीक है, आगे समझ। तो यही हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, हमारे एमसीक्यूज। तो मैंने आपको बताया ही है, मैं 10 या 12 क्वेश्चन इसलिए डालती हूँ कि आप चलते फिरते पढ़ लें और आपकी थोड़ी रिवीजन भी हो जाए टॉपिक से रिलेटेड। अब फीचर्स हो गए, सोर्सेज, शेड्यूल्स हो गए, अब हम आगे करेंगे आर्टिकल्स, डीपीएसपीस, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स करेंगे और फिर करेंगे अमेंडमेंट्स। ओके, चलो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन कि आपको सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आती रहें, ठीक है। स्टे ट्यून एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच।